हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होमलैंड एकेडमी पे। मैं हूं आपका दोस्त मनीष मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर साउंड। साउंड जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी सिंपल भी है, तो इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में। बेसिकली ज़्यादातर ये पार्ट थ्योरेटिकल है, तो इसको हम आइए देखते हैं कि क्या है इसमें। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, साउंड होता क्या है। साउंड कुछ नहीं बेटा, एक सेंसेशन है जो हमारे कानों में आता है। उस सेंसेशन से हमें हियरिंग का आभास होता है, हम कुछ सुनते हैं। और साउंड आता कैसे है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, इस चैप्टर में हमें यही सब पढ़ना है। बेसिकली साउंड जो, देखिए, बहुत तरीके की तरंगे आप सुनते हैं। जैसे आप कहीं म्यूजिक सुन रहे हैं, कोई चीख चिल्ला रहा है, गाड़ियों के हॉर्न आप रोड पे सुनते हैं, कई बार शांति से बैठ के आप चिड़ियों की आवाज़ सुनते हैं। और कई बार ऐसे साउंड होते हैं लेकिन आप सुन नहीं पाते हैं, और कई बार कोई इतना धीरे बोलता है कि वो भी नहीं आता है आपको आवाज़। तो ये भी क्या है, एक रेंज है, कितना आप सुन सकते हैं उसकी भी क्षमता है। ऐसा नहीं कि आपके पास कान है तो आप सब कुछ सुन सकते हैं। कुछ ऐसे साउंड हैं जो आपके जो हियरिंग का जो रेंज है उसके ऊपर भी है और कुछ उसके नीचे भी है। मतलब कुछ जितना आप सुन सकते हो जितना धीरे, उससे भी धीरे हो सकता है, और कुछ जितना आप तेज सुन सकते हो उससे भी तेज हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जो आप सुनते हो वही साउंड है। साउंड बहुत सारी चीजें होती हैं। साउंड बेसिकली क्या है, सिर्फ वाइब्रेशन से आती है। वाइब्रेशंस ना हो तो साउंड नहीं है, बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होता है। और इवन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी साउंड मैं अपने वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस कर रहा हूँ। और अगर आप अपने वोकल कॉर्ड्स में यहाँ पे हाथ रखेंगे तो आपको वाइब्रेशंस फील होंगी कि हाँ कुछ बोला जा रहा है। और ये वाइब्रेशन आती कैसी है, जैसे कि जब आप देखो कभी भी आप ये मतलब सोच रहे होंगे वोकल कॉर्ड आपका वाइब्रेट कैसे करेगा। तो सबसे सिंपल सा आप ऐसे समझ लो, कभी आप मेले से पुंगी बजाते हो, किसी बच्चे को देखो मेले से खरीद के वो लाता है, तो पुंगी हुई, बांसुरी हुई, शहनाई हुई, इसमें क्या करते हैं, कोई पीट नहीं रहा है कुछ, तो वाइब्रेशन आती कैसे। वाइब्रेशन आपको आप तक अपने आप में देखा होगा कि जैसे ट्यूनिंग फॉर्क वगैरह होता है, जिसको आप एक बार मतलब हिट करते हो तो वो वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने का मतलब सिंपल आप समझ लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ उसकी मीन पोजीशन है तो एक बार टू और फ्रो, यही मोशन आपका वाइब्रेशन है। जितनी जल्दी ये होता है उसको हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, या बाकी सारी चीज़ें। बट आप देखिए, जो आप हम पुंगी वाले कॉन्सेप्ट पे थे उस पर हम देखते हैं कि कोई बच्चा उसमें से एयर ब्लो करता है, एयर ब्लो करेगा और वो सरफेस आपका आगे वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करता है। सेम हम अपने लंग्स में, हमारी हवा भरी हुई है, लंग्स से हमारा एयर आता है और ट्रेकिया के माध्यम से जब वो वोकल कॉर्ड्स को पास करता है तो वो उसको वाइब्रेट कर देता है। वाइब्रेशन आपका वोकल कॉर्ड से होती है, और जो आप उसको आवाज़ देते हो, मॉड्यूलेट करते हो, ये आप अपने माउथ से करते हो। मुंह का घुमाना आपको क्या बोलना है वो बताएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुंह घुमाने से अगर आप चाहो तो देखिए, मैं ये लिपसिंग किया, आपको कोई आवाज़ नहीं आई होगी। ये लिपसिंग से या मुंह घुमाने से नहीं, आवाज़ आपके कंठ से आ रही है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को फर्दर ले जाते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड। प्रोडक्शन ऑफ साउंड सिंपल हमारा वाइब्रेशन से होता है। वाइब्रेशन क्या है, वाइब्रेशन इज नथिंग बट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो, मतलब उसी जगह पे, अगर कोई इसका सेंटर पोजीशन ये है तो एक बार टू मतलब सामने की तरफ, फ्रॉम मतलब पीछे से, उसी के आगे पीछे घूमना ही वाइब्रेशन है। जितनी ज़्यादा आपकी वाइब्रेशंस होंगी उतना ही ज़्यादा आप साउंड सुन पाओगे। एक ऑब्जेक्ट है, जरा सा वाइब्रेट करके रुक गया तो उसकी साउंड आप देर तक सुनोगे। वही आपकी कोई सोनरस ऑब्जेक्ट हो, जैसे आपकी स्कूल की घंटी, उसमें वाइब्रेशन देर तक कंटिन्यू रहती है। आप उस मेटल को हिट करते हो और वो रिंगिंग साउंड बहुत देर तक करता है। जितना देर तक वाइब्रेशन रहेगा उतनी ही देर तक आप साउंड सुनोगे। ठीक है, फिर प्रोपगेशन ऑफ साउंड की बात आती है। प्रोपगेशन ऑफ साउंड क्या होता है, कैसे साउंड ट्रैवल करता है। ट्रैवल करने का मतलब, जैसे आप देखते हो दो तरीके की चीजें प्रोपगेशन वाली हमने पढ़ रखी है। एक लाइट का पढ़ा होगा, लाइट कैसे प्रोपगेट करता है। लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए, लाइट स्पेस में से भी ट्रैवल करता है, वैक्यूम में से भी ट्रैवल करता है, क्योंकि उसको पार्टिकल्स की ज़रूरत
नहीं है। और साउंड के केस में क्या है, साउंड को पार्टिकल्स की ज़रूरत है। अगर मीडियम नहीं रहेगा तो साउंड प्रोपगेट नहीं करेगा। जैसे कि हम 3 केस लेते हैं। जैसे आपने मटेरियल क्या है, मैटर पढ़ा है, 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम तीनों का छोटा सा यहाँ पे चैम्बर बना लेते हैं। यहाँ हम बना लेते हैं सॉलिड के लिए, यहाँ हम बना लेते हैं लिक्विड, और यहाँ गैस के लिए। तो देखे होंगे सॉलिड में आपके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास रहते हैं। पास पास रहते हैं तो क्या होता है, इसीलिए इनका डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। यहाँ पे लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पास मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं लेकिन सॉलिड से कम। फिर जब बात आती है गैस की, तो गैस में मॉलिक्यूल एकदम दूर दूर होते हैं। एकदम दूर दूर मतलब इन तीनों में कंपैरिजन किया जाए तो सबसे दूर दूर जो मतलब पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो गैस के पाए जाते हैं। इसीलिए ना इसकी डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम। इसके पास क्या है, मॉलिक्यूल्स इसके पार्टिकल्स इसके पास पास हैं लेकिन इससे ज़्यादा पास पास है और इससे कम। कहीं ना कहीं सॉलिड और गैस के बीच में आ रहा लिक्विड। इसके पास क्या है, फिक्स शेप तो नहीं होता लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है। तो अब देखिए जब ये पार्टिकल्स को आप मान लीजिए मैं एक पार्टिकल को यहाँ पे उठाता हूँ, अगर इस पार्टिकल को मैं वाइब्रेट कराऊं तो ये पार्टिकल वाइब्रेट करके आगे जाएगा, लेकिन ये पार्टिकल तब तक वाइब्रेट करता रहेगा जब तक इस पास एनर्जी होगी। एक बार जैसे साउंड भी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। एक बार जब ये अपनी एनर्जी किसी को ट्रांसफर कर देगा तो क्या होगा, ये साइलेंट हो जाएगा और आगे साउंड जिस पार्टिकल को मिलेगा वाइब्रेशन वो पार्टिकल वाइब्रेट करने लगेगा। जैसे मैंने बोला तो मेरे मुंह के सामने देखिए एटमॉस्फेयर है, एयर है, तो एयर के पार्टिकल्स को मैंने एनर्जी दी, वो वाइब्रेट करने लगे। वाइब्रेट करते करते वो आगे जाएंगे, नेक्स्ट पार्टिकल को एनर्जी देंगे, नेक्स्ट पार्टिकल फिर वाइब्रेट करते रहेगा और वो अगले पार्टिकल को एनर्जी देगा। तो इस तरीके से क्या है, साउंड आगे जाएगा। लेकिन अब हम इसको 2 प्रोसेस में पढ़ते हैं। जैसे कि जब हम साउंड को प्रोपगेट कराने की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास जब तक मैं बोल नहीं रहा था सारे पार्टिकल्स एक समान हमारे सामने थे। एक बार मैंने बोला, एक बार मैंने वाइब्रेशन को एनवायरनमेंट में छोड़ दिया, अब वो वाइब्रेशन आगे गए तो जिन पार्टिकल्स को एनर्जी मिली वो मूव करते हुए अगले पार्टिकल्स के पास जाएंगे। सपोज करिए यहाँ पे पार्टिकल्स ऐसे इवन से थे, एक बार मैंने यहाँ से वाइब्रेशन को ट्रांसफर किया, अब वाइब्रेशन करते हुए पार्टिकल्स एक जगह पे क्या होंगे, आगे तरफ जाएंगे। यहाँ पार्टिकल्स क्या होंगे, कम बचेंगे और आगे क्या है, ज्यादा पहुंच जाएंगे। और ये पार्टिकल्स पहले जहां पहुंचेंगे वहां पे क्या करेंगे, डेंसिटी को बढ़ा देंगे, पार्टिकल्स की डेंसिटी यहाँ पे बढ़ गई तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कंप्रेशन। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर हो गया। अच्छा यहाँ पे हाई प्रेशर है क्या, तो क्या हाई प्रेशर मेंटेन रह पाएगा, नहीं। एक बार इनको एनर्जी मिली तो ये फिर फर्दर आगे की तरफ पार्टिकल्स यहाँ पे क्या है, एनर्जी को ट्रांसफर किया, अब ये वाले आगे वाले पार्टिकल्स और आगे मूव करेंगे। और एक बार जब और आगे मूव करेंगे तो यहाँ पे अब पार्टिकल्स कम बचेंगे और उसके आगे क्या होगा, उसके आगे पार्टिकल्स ज्यादा हो जाएंगे। तो अब इसी जगह पे जहाँ पहले हाई प्रेशर था अब वहां पे क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया, और उसके अगले जगह पे यहाँ पे क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया। इस तरीके से करके ये आगे ट्रांसफर होते रहेंगे। तो जहां पे एनर्जी पहुंच रही है, पार्टिकल्स पहुंच रहे हैं वाइब्रेशन को लेके, वहां पे क्या हो रहा है, हाई प्रेशर हो जा रहा है। तो हाई प्रेशर वाले जगह पे आप देखोगे पार्टिकल्स जो है वो बहुत पास पास हैं, कंप्रेस्ड है, इसीलिए उसको बोला जाता है कंप्रेशन। और उसके बाद क्या होता है, जब पार्टिकल्स फर्दर आगे मूव कर जाते हैं तो उस जगह पे क्या हो जाता है, लो प्रेशर। अब लो प्रेशर हो गया तो उस जगह को बोलते हैं रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन और कंप्रेशन इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से साउंड जो है वो ट्रैवल करता है। अब आगे हम बात करेंगे, जब डिफरेंट मीडियम्स की बात करेंगे तब हम बात करेंगे कि कहाँ पे पार्टिकल्स कितने कम ज्यादा है, उनके बीच का क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कितना रहता है। फिलहाल के लिए याद जानो साउंड प्रोपगेट कैसे करता है, साउंड प्रोपगेट करता है आपका लॉन्गिट्यूडनल तरीके से, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस हो रही है उसी डायरेक्शन में वेव के जो है पार्टिकल्स वो मूव करते हुए आगे जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल प्रोपगेशन। अगर उसी के अप एंड डाउन होता तो अप एंड डाउन होता तो उसको क्या बोलते हैं, तब बोलते हैं ट्रांसवर्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल।
देखिए अगला टॉपिक हमारा यही है, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल कहने का क्या मतलब है कि जो भी साउंड आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो कैसे मूव कर रहा है, प्रोपेगेट भी उसी डायरेक्शन में कर रहा है जिस डायरेक्शन में साउंड प्रोड्यूस हुआ है। अगर उसी के क्या होता, वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हुए जाता अप एंड डाउन, तो अप एंड डाउन वाइब्रेशन को हम क्या बोलते थे तब बोलते उसको ट्रांसवर्स, जैसे कि लाइट वेव्स होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, साउंड वेव्स कैसी हैं, लॉन्गिट्यूडनल। इसका मतलब वो उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी जिस डायरेक्शन में साउंड प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स में हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि एक साउंड वेव है, वेव आप बना लीजिए यहाँ पे। अब हम इनके एक एक पार्ट को इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, देखिए ये साउंड वेव है, तो ऊपर का भाग जो कंप्रेशन वाला होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और जो रेयरफैक्शन वाला पोर्शन है उसको हम बोलेंगे ट्रो। ठीक है, कंप्रेशन वाला भाग क्या कहलाया, क्रेस्ट, और रेयरफैक्शन वाला ट्रो कहलाया। फिर ये जो पीक बन रहा है, जितना ऊंचा ये इसका पीक जा रहा है, यही उसकी लाउडनेस को डिटरमाइन करता है। जितना ज़्यादा, देखिए आप अपना मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर खोलेगा और आप जब कोई गाना या कुछ भी रिकॉर्ड करेगा तो आपको इसी तरीके की कुछ डिज़ाइंस वहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगर आप एक मेल हैं तो आपका थोड़ा सा मतलब अगर आपकी आवाज़ प्रॉपरली डेवलप हो गई है, ढंग से डेवलप हो गया है, तो आपकी आवाज़ का पिच काफ़ी लो रहेगा, और अगर आप फीमेल हैं तो पिच काफ़ी हाई रहेगा। अब पिच क्या होता है हम यही बताने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। तो जो ये लाउडनेस है, ये लाउडनेस क्या होती है, इसी पीक को डिटरमाइन करती है। जितना ज़्यादा आप तेज बोलेंगे उतना ही ज़्यादा ये पीक जो है ऊपर बढ़ के आएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, जो पीक है बेटा इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, और जितना टाइम लगा एक ये पूरा वेव यानी एक पूरा वाइब्रेशन कंप्लीट होने में, इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम किस में डिटरमाइन करते हैं, सेकंड्स में बोलते हैं। ठीक है, फिर टाइम पीरियड आपको पता चल गया, क्रेस्ट ट्रो पता चल गया, एम्पलीट्यूड पता चल गया। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी बेटा, फ्रीक्वेंसी आपकी ये कहता है कि एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो गए। आप फोन को वाइब्रेट करते हुए देखते हो तो आपको ज्यादा दिखता नहीं, लेकिन अगर आप उसी को पार्टिकल्स मतलब जो आप बहुत माइन्यूट लेवल पे ऑब्जर्व करोगे तो फोन क्या है आपका शेक हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो वो वाइब्रेशन क्या है, वो एक सेकंड में एक से तो ज्यादा बार कर रहा है। आप बेंच के किनारे रख के स्केल को, जो मेटल स्केल होती है आपकी, उसका आप हाफ पोर्शन दबा के उसको आप यहाँ पे क्या करो, जो पुल करके छोड़ दो, तो वो भी क्या करता है, वाइब्रेट करता है। वो भी क्या एक सेकंड में एक से ज्यादा बार करता है। तो जितनी बार, जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीट हो जाते हैं एक सेकंड में, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से, उसको हम ये भी कह सकते हैं, उसका एसआई यूनिट है हर्ट्ज। और एक रिलेशन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को हम टी से शो करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या है 1 अपॉन टाइम पीरियड। अच्छा, यहाँ पे वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ भी एक टॉपिक है। तो देखिए जब एक से ज्यादा वेव्स बन रही हैं तो जो दो कंसेक्यूटिव ट्रो बन रहे हैं इसके बीच में कितनी दूरी है, यही डिस्टेंस को क्या किया जाता है, लैम्डा से शो किया जाता है। लैम्डा एक ग्रीक सिंबल है, तो लैम्डा से शो किया जाता है। ये क्या बताता है, ये बताता है वेवलेंथ। वेवलेंथ को भी हम मीटर में लेते हैं, और टाइम पीरियड का तो बता ही दिया, टाइम पीरियड को हम सेकंड में लेते हैं। ठीक है, तो क्या पता चला आपको, एम्पलीट्यूड पता चला, क्रेस्ट जो कि आपका कंप्रेशन वाला भाग था, रेफ्रैक्शन वाला भाग क्या था, ट्रो था, ये मीन पोजीशन है, इसी के अराउंड क्या हो रहा है, ये
टू एंड फ्रो मोशन करते हुए वेव के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम्स। अब फिर हम इसी वाले डायग्राम पे वापस आते हैं। देखिए यहाँ पे हमने बात किया स्पीड ऑफ साउंड, मतलब पहले ट्रैवल कैसे करता है, तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो हम देखेंगे जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है, मैटर को हम तीन ही भाग में अभी तक के लिए जान के रखते हैं कि सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो इन तीनों में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स है वो सबसे ज्यादा पास पास किस में होते हैं, सॉलिड में। तो जब सॉलिड के पार्टिकल्स आपके पास पास हैं तो क्या होगा, एक बार अगर एक पार्टिकल को एनर्जी मिली तो अगले पार्टिकल तक पहुंचाने के लिए उसको बहुत दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, बगल में ही उसका अगला पार्टिकल रहेगा, उसको एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। सेम प्रोसेस होगा वो अगले वाले के लिए भी, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स पास पास हैं तो एनर्जी भी क्या होगी, फटाफट ट्रांसमिट होती जाएगी। तो उसके बाद देखा जाएगा लिक्विड के केस में क्या होगा, लिक्विड के केस में थोड़ी दूरी पड़ जाएगी। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर हैं, अगर थोड़े दूर हैं तो क्या होगा, वहां पे साउंड को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा एक से दूसरी जगह पहुंचने में, और बीच में थोड़ी एनर्जी लॉस भी हो सकती है, होती भी है। एनर्जी लॉस हो जाएगी तो क्या होगा, साउंड उतना अच्छा प्रोपेगेट नहीं करेगा जितना अच्छा सॉलिड में किया था। फिर गैस के केस में तो और हाल बेकार है, वहां पे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में काफी दूरी है, तो वहां पे एक मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली तो दूसरे में ट्रांसमिट करने के लिए उसको क्या होगा, काफी तकलीफ होगी और काफी वहां पे एनर्जी लॉस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोपगेशन है वो इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि साउंड जो है वो बेस्ट ट्रैवल किसमें करेगा, सॉलिड में, और उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे ये है, सेकंड पे हमारा लिक्विड आ जाएगा और थर्ड पोजीशन पे गैस। तो मतलब जो हम लोग यहाँ चिल्ला रहे हैं वही अगर इसी जगह पे किसी मेटल को हम यहाँ पे एनर्जी दें, वाइब्रेट कराएं, तो मेटल का जो साउंड है वो बहुत जल्दी और बहुत दूर तक ट्रैवल कर जाएगा। पहले के ज़माने में लोग, और अब तो खैर ये कोई करे ना तो मैं कहूँगा ठीक ही रहेगा, वरना ट्रेन का लोग पटरी पे कान लगा के अनुमान लगा लेते थे, पटरी पे कान लगाते थे और दूर कहीं ट्रेन आ रही होती थी तो उसी से उन लोगों को पता चल जाता था हाँ ट्रेन आ रही है, क्योंकि वो मेटल का जो आपका ट्रैक है वो वाइब्रेशन को पहुँचा देता था वहाँ तक। साउंड तो आ नहीं रहा था एयर में, हवा में तो नहीं था साउंड ट्रेन का कि उसका जो इंजन का आवाज़ वगैरह आ जाए, बट उस पटरी में था। तो यहीं पे आप समझ सकते हैं जो सॉलिड में है वो साउंड सबसे तेज ट्रैवल कर गया। फिर बात करते हैं सोनिक बूम क्या होता है। देखिए भैया स्पीड का भी जो क्राइटेरिया है साउंड को लेके, तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो लगभग 344 मीटर्स पर सेकेंड है एयर में, ठीक है, और लगभग टेम्परेचर आपका 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये तो क्या है, साउंड की स्पीड है। अब इससे जो कोई तेज ट्रैवल कर जाए, इससे तेज मतलब 344 मीटर पर सेकंड से ज्यादा की स्पीड पे अगर कोई ट्रैवल कर जाए तो क्या कहेंगे, उसने साउंड का बैरियर तोड़ दिया है। वो अक्सर आपके जो फाइटर जेट्स वगैरह होते हैं या बुलेट हुई, तो ये सारी चीज़ों के लिए पॉसिबल रहता है। कोई मिसाइल वगैरह भी होती हैं जो आपकी हाइपरसोनिक होती हैं। तो जो ये साउंड है नॉर्मल 344 मीटर पर सेकेंड पे, वो क्या है, वो सोनिक साउंड है। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो अल्ट्रा, उससे कम होगा तो इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक अभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ के लिए क्या है, इस स्पीड से ज़्यादा की स्पीड पे अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तो वो साउंड का बैरियर तोड़ता है, और वो जब साउंड का बैरियर तोड़ता है तो वहाँ पे एक ब्लास्टिंग साउंड सा जो है वो सुनाई देता है। वो साउंड काफ़ी लाउड होता है और इतना तेज होता है कि वो घर के कांच, खिड़कियाँ ये सब है वो तोड़ सकता है। तो वो क्या है, वो आपका होता है सोनिक बूम। एक्चुअल में ये आपको अगर फुटेज वगैरह देखनी होगी तो कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हो। एक्चुअल में जो फाइटर जेट्स होते हैं उन्होंने कई सारी मतलब उनकी कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो सोनिक बूम आपको आराम से दिखा देगा। सोनिक बूम क्या है, जो साउंड के बैरियर को, स्पीड ऑफ साउंड के बैरियर को तोड़ के उससे आगे निकल जाने को बोलते हैं। वो पीछे एक मान लीजिए ऐसे ये फाइटर जेट है आपका उड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, पीछे पहले उसके क्लाउड सा बन जाएगा, साउंड के क्लाउड सा बन जाएगा। उसके बाद जब वो आगे निकल जाएगा उससे, तो यहाँ पे बहुत जोर का साउंड सुनाई देगा। पता है ना, जो खिड़की दरवाजा मतलब खिड़कियाँ कांच वगैरह तोड़ सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सोनिक बूम बोलते हैं।
अब फिर हम आ जाते हैं अपने टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे। देखिए जैसे लाइट आपका रिफ्लेक्ट करता है, सेम प्रोसेस साउंड भी शो करता है और वही प्रिंसिपल्स भी ओबे करता है। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़े थे उसके लिए, लाइट के लिए, कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये साउंड भी ओबे करता है। दूसरा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे अगर ये आपका प्लेन है, यहाँ पे इंसिडेंट रे आई और यहाँ पे ये गई रिफ्लेक्टेड रे, बीच में हमने ये बना दिया, आपकी जगह ये बना दिया हमने, ये तो टेढ़ा बन गया लेकिन समझिए ये है नॉर्मल रे। तो जो ये तीनों है देखिए सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, सेम साउंड भी करेगा। और ये एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये क्या है, साउंड भी आपका यही जो है ओबे करता है लॉज। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हम पढ़ लेंगे बात अभी आगे। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या कहता है कि जब किसी सॉलिड सरफेस पे साउंड जो है, ठोस सॉलिड मतलब जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, जिस पे साउंड हिट करता है तो उसको वहां से क्या होता है, रिफ्लेक्शन करना होता है, क्योंकि वो उसके अंदर पेनिट्रेट तो कर नहीं पाएगा, तो वहां से क्या होता है, बाउंस बैक हो जाता है। बट अगर सॉफ्ट सरफेस है तो थोड़ा बहुत साउंड वो जो है एब्जॉर्ब भी कर लेता है। एक्चुअल में जो बढ़िया रिफ्लेक्शन है वो आपके हार्ड सरफेस ही दिखाते हैं, जैसे वॉल्स वगैरह हो गई, जो ब्रिक ईंटे की दीवार है वो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड शो करती है। उसके कुछ कॉमन फिनोमिनन्स हैं जो हम देख लेते हैं यहाँ पे। इको हो गया, रिवर्बरेशन हो गया। तो इको क्या होता है, जब आप किसी पहाड़ी मतलब किसी हिल स्टेशन पे जाते हो, वहाँ पे आपने ये चीज़ अक्सर फिल्मों में भी देखी होंगी कि जो चिल्लाते हैं जोर से कि किसी का नाम चिल्ला है। सपोज करिए कि मैंने वहाँ पे चिल्लाया मनीष। अब मनीष का साउंड मैंने अपने मतलब मैं प्रोड्यूस कर दिया और चुप हो गया, और चुप हो गया उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो साउंड जो है जाएगा और टकराएगा, टकरा के फिर वापस आके मुझे सुनाई दे जाए, मतलब जो रिफ्लेक्ट करके ओरिजिन पे वापस आ जाए, उसी साउंड को क्या बोलते हैं हम, इको बोलते हैं। अप्रॉक्स 34 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस चाहिए, उससे कम में इको नहीं आता है, ठीक है। और फिर दूसरा होता है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या है, रिवर्बरेशन देखिए जब कभी कभी रिफ्लेक्शन इतना पैरेलली चलता है साउंड के साथ, ओरिजिनल साउंड आ रही है उसी के जस्ट पीछे रिफ्लेक्शन चल रहा है, तो वो क्या करता है, अपनी जो नॉर्मल वॉइस है उसके साथ जुड़ के ऐसा महसूस कराता है जैसे ओरिजिनल वॉइस ही थोड़ी सी लंबी हो गई है, थोड़ी सी ज़्यादा मेलोडियस हो गई, जैसा ना रेखाने जैसा। तो सेम ये क्या है, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन यही बताता है कि जो आपका ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, रिफ्लेक्टेड साउंड जस्ट रिफ्लेक्ट करके उसी के साथ पैरेलली चलेगा। सपोज करिए किसी खाली कमरे में आप बैठ जाओ, गाना गाने लगो, वाकई बता रहा हूँ आपको लगेगा कि आप भी एक कमाल के सिंगर हैं। अक्सर ऐसा जो बाथरूम वगैरह में लोग ऑब्जर्व भी किए हैं, तो वहाँ पे गाना गाने का अलग ही मजा है, ज़्यादा ही सुरीला आपका आवाज़ लगता है। इसीलिए क्या है, वो बाथरूम सिंगर वाला जो टैग है वो दिया जाता है, क्योंकि बाथरूम में गाते हैं लोग तो क्या थोड़ा सा रिवर्ब आता है। आजकल तो फैशन भी है, लोग जो साउंड मतलब ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं उसका स्लो और रिवर्ब सुनना पसंद करते हैं। रिवर्ब क्या है आप यही जान लो। रिवर्ब मतलब होता है कि जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो एक्चुअल साउंड के पैरेलली इतना ज़्यादा चलती है कि ऐसे लगता है जैसे ओरिजिनल साउंड भी थोड़ी सी लंबी हो गई है, थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो गई है, ठीक है। अब उसके हम क्या करते हैं, एप्लीकेशंस कुछ पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है, देखिए गाँव में एक्चुअल में जो कुछ बेचने आते हैं कुछ लोग जो फेरी वेरी लगाते हैं, तो वो भोपू रखे रहते हैं, वो उसको दबाते हैं तो आवाज़ जो है तेज प्रोड्यूस होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर है तो ऐसा कुछ रहता है, यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। जैसे यहाँ से तो क्या हुआ, यहाँ से वो उसका जो लगा हुआ वो प्रेस किए, तो प्रेस किए तो हवा ब्लो की, हवा ब्लो करने से ये सरफेस वाइब्रेट किया, लेकिन वाइब्रेट करके साउंड बाहर नहीं जा पा रहा है, वो वहीं रिफ्लेक्ट करता हुआ इंटरनली क्या है, बार बार रिफ्लेक्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो जब रिफ्लेक्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा है तो क्या होता जा रहा है, उसका धीरे धीरे एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। और किसी भी साउंड का जब आप एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो उसकी लाउडनेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो लाउडनेस इंक्रीज होगी तो जैसे
वो धीरे से बजाता तो शायद वो, अगर ये पुंगी को आधा काट दिया जाए भोपू को यहाँ से, तो वो स्लो साउंड प्रोड्यूस होगा। लेकिन उसके आगे बड़ा सा हॉर्न लगा दिया गया है दूर तक, और उसका मुंह आखिरी में चौड़ा किया गया है। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे साउंड बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी बढ़ते जा रहा है। तो क्या होगा, उससे साउंड जो है लाउड हो जाएगा। सेम शहनाई वगैरह भी देखा होगा। शहनाई में क्या है, यहाँ पे जो माउथ पीस है वो पतला रहता है, लेकिन आगे चलते चलते वो क्या है, धीरे धीरे क्रॉस सेक्शन एरिया उसका वाइड होते जाता है, इसीलिए वो साउंड जो है वो तेज होके सुनाई देता है। फिर इसका और एप्लीकेशन आपने स्टेथोस्कोप में देखा होगा, जो कान में वो डॉक्टर लोग आला लगाते हैं जिससे लंग्स की या हार्ट की उनको साउंड सुनाई देती है। उसमें भी क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन उस ट्यूब में हो जाता है, तो कान में काफ़ी तेज आवाज़ आती है। ठीक है। और इसका एक और एग्जांपल है, जैसे आप किसी कॉन्सर्ट वगैरह में देखेंगे तो साउंड बोर्ड यूज होता है, जहाँ पे कोई स्पीच दे रहा है तो उसके पीछे कर्व करके, कर्व से ऐसे कर्व सा क्या है साउंड बोर्ड लगा रहता है। यहाँ पे आपका स्पीकर बैठा होगा और यहाँ पे क्या है, उसकी सामने ऑडियंस है। अब जब सामने ऑडियंस है, ऑडियंस को साउंड अच्छा जाए इसलिए क्या पीछे साउंड बोर्ड लगा, तो यहाँ से अगर इधर भी किरणें जाती हैं तो ये रिफ्लेक्ट करके इधर आती हैं और सामने वाले को रेस जाएगी, लेकिन पीछे से भी क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर करके भी सामने की तरफ जाएंगी, तो वो एक अच्छा जो एक्सपीरियंस उनको देगा। फिर हॉल वगैरह की जो ऑडिटोरियम होता है उसका छत भी देखेंगे आप, तो उसका कर्व रहेगा, ताकि जब आवाज़ को जो साउंड वेव जाएंगी वो सीलिंग से रिफ्लेक्ट करके नीचे की तरफ जाएंगी, ताकि ऑडियंस को भी क्या हो, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए। फिर हम बात करते हैं रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग हमारी है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ये हमारा क्या है, रेंज ऑफ हियरिंग। इससे कम हम नहीं सुन सकते, इससे तेज हम नहीं सुन सकते, तो ये क्या है हमारा रेंज ऑफ हियरिंग। अच्छा, रेंज ऑफ हियरिंग जो है ये आपका जो ह्यूमंस का बता रहे हैं। ह्यूमंस में जब इन्फेंट की बात करोगे, बच्चों की, बच्चे जो है जो 5 साल से कम के होते हैं वो 20,000 से ज़्यादा का साउंड, लगभग 25,000 हर्ट्ज तक का साउंड सुन लेते हैं। और डॉग्स भी आपके 25,000 तक का साउंड जो है वो सुन सकते हैं, 20,000 से ज़्यादा का। इनफैक्ट में कितना तक हो सकता है, छोटे बच्चों में 25 किलो हर्ट्ज, मतलब 25,000 हर्ट्ज तक जो है इन्फेंट्स, छोटे बच्चे 5 साल से कम के, या फिर डॉग्स, वो भी सुन सकते हैं। आपकी एलिफेंट्स हैं, वो भी आपकी 20,000 जो 20 हर्ट्ज से कम का साउंड प्रोड्यूस करती हैं। राइनोसोरस भी आपके जो है वो उसी से रेंज में कम्युनिकेट करते हैं उन्हें, जो आपका 20 हर्ट्ज है, इससे कम की रेंज में आप एक दूसरे से बात करके अपना वो जो है कम्युनिकेशन करते हैं। जो चूहे हैं या जो बैट्स हैं, चमगादड़, वो आपका 20,000 से ज़्यादा का साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड। अभी अल्ट्रासोनिक साउंड हमारा सुनना मतलब जो पढ़ना है बाकी है। रेंज ऑफ हियरिंग आपने देख ली। उसके बाद आ जाते हैं हम हियरिंग एड, जो एक होता है ना कान की मशीन, जिनको कम सुनाई देता है उनके लिए क्या करता है ये, अच्छा सा उनका जो समझिए उनके लिए कान ही बन जाता है। हियरिंग एड क्या करता है, कुछ नहीं भैया, हियरिंग एड में आपका जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन से। पहले क्या होता है, उसको साउंड को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद एम्पलीफाई कर देता है, एम्पलीफाई करके वही सिग्नल्स को वो तब कान में भेजता है, तो क्या है वो ज़रूरत से ज़्यादा तेज हो जाता है। अगर आप हियरिंग एड लगा लें जिसका कान आपका बढ़िया है, फिर आप लगाएं तो आपको तो लगेगा बहुत जोर से ये आवाज़ आ रही है, बट एक्चुअल में वो उनके लिए वो जो जोर से आवाज़ आ रही है वो एकदम नॉर्मल हो जाता है, ताकि वो उसे सुन पाते हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर की जब बात करते हैं आप, ह्यूमन ईयर की जब आप बात करेंगे तो आपको यहाँ पे आपको हम देख बता देते हैं। पहले तो आपका ये बाहरी कान होता है, ये इसको हम पिन्ना बोलते हैं, आउटर ईयर। इसका काम होता है साउंड को कलेक्ट करना, साउंड को कलेक्ट करके ये मिडिल ईयर में भेजता है। 3 टाइप में आपका है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो आउटर ईयर में जो पिन्ना है उसने क्या किया, साउंड को कलेक्ट करके जो कैनाल है उसके रास्ते यहाँ पे भेज दिया, जो मेम्ब्रेन लगा हुआ जिसको आप बोलते हो क्या, ईयर ड्रम।
ईयर ड्रम में भेज दिया, ठीक है, ईयर ड्रम में भेज दिया। ईयर ड्रम में भी क्या होगा, यही वाइब्रेशन सेम इस मेम्ब्रेन पे पतली झिल्ली जैसा होता है, ठीक है, तो वो झिल्ली क्या है, वो भी वाइब्रेट करेगी, सेम उसी लय में वाइब्रेट करेगी जिस लय में वाइब्रेशंस रिसीव हुए हैं। और जब ये वाइब्रेशंस क्या होंगे, पीछे लगी 3 हड्डियों के कांटेक्ट में आएंगे, तो ये हड्डियां क्या होती हैं, जैसे हैमर, एनविल, ये क्या होंगी, हैमर, एनविल और स्टिरअप, 3 बोन्स होती हैं, वो तीनों बोन्स भी वाइब्रेट होंगी और वो वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर देंगी। जैसे कि एक जो नॉर्मल साउंड था, अब वही साउंड कैसे आप असेंबली में प्रेयर करते हो, अगर आप अकेले बोलो तो कोई आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन आपके साथ इतने सारे लोग, सैकड़ों लोग जब बोलते हैं तो वही प्रेयर क्या होती है, बहुत लाउड सुनाई देती है। वही काम क्या है, ये तीनों बोन्स, इनका नाम क्या है, हैमर, एनविल और स्टिरअप, ये साउंड को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर देती हैं। और ये एम्पलीफाई करके कहाँ भेज देती हैं, इनर ईयर में। इनर ईयर में आपकी क्या क्या प्रेजेंट है, कोक्लिया प्रेजेंट है और सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट है। कोक्लिया है और सेमी सर्कुलर कैनाल है। अच्छा, कोक्लिया का काम क्या है, कोक्लिया में भैया फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लिक्विड, वो उन वाइब्रेशंस को रिसीव करता है। जिस तरीके की वाइब्रेशंस गई हैं वो लिक्विड भी उसी तरीके से वाइब्रेट करेगा और उसी लिक्विड में आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस यानी नर्वस सिस्टम का जो सेटअप है वो मौजूद रहता है। वही सिग्नल वो फटाक से इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन को भेजता है और बाकी ब्रेन अपने आप से डिसाइड करेगा कि उस साउंड को सुन के हमें रिलैक्स होना है, भागना है, कुत्ते की आवाज़ आ रही है तो भागो वहाँ से, आपको कोई पिताजी बुला रहे हैं, माताजी बुला रही हैं तो भी तुरंत उठ के जाइए, कोई आपका ऐसा दोस्त बुला रहा है जो आपसे पैसे मांगने वाला है थोड़ी देर में तो उसको इग्नोर करिए, कोई म्यूजिकल कुछ नोट बज रहा है जो सूदिंग है, काफ़ी रिलैक्सिंग है, तो वहीं लेट के आराम करिए। तो ये क्या है, जो कोक्लिया है उसमें लिक्विड है, लिक्विड भी उसी तरीके से वाइब्रेट किया और उसी वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन को भेज दिया गया। तो आप ये सोच रहे होंगे सर आपने यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल लिखा हुआ है, इसका क्या काम है? सेमी सर्कुलर कैनाल का काम ये है कि वो ये बताता है कि साउंड आ किधर से रही है, डायरेक्शन बताता है कि राइट से आ रही, लेफ्ट से आ रही, ऊपर से आ रही, नीचे से आ रही, वो बैलेंस बनाने का काम है सेमी सर्कुलर कैनाल का। तो यहाँ पे आपने कान के बारे में पढ़ लिया। फिर हम आते हैं इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। हालांकि इसका हिंट आपको मिल गया होगा कि जो ये 20 हर्ट्ज से कम का साउंड है वही क्या है, इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड हमने एग्जांपल दिया आपको एलिफेंट्स का और राइनोसोरस का, वो इंफ्रासोनिक साउंड में कम्युनिकेट करते हैं। और अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, जो ये 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा का साउंड है वही क्या कहलाता है, अल्ट्रासोनिक साउंड कहलाता है। तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड आपका मैंने बताया ना, बैट्स, चमगादड़ जो होते हैं वो आपका अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, चूहे भी कर लेते हैं, रैट्स जो होते हैं वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इंफ्रासोनिक साउंड आपने समझा कि मतलब 20 हर्ट्ज से कम का, और अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का। ये बैट्स जो है इसी साउंड का यूज़ करके इकोलोकेशन करते हैं, मतलब जैसे एक बार अल्ट्रासोनिक साउंड को छोड़ा, अब वो अल्ट्रासोनिक साउंड गया एटमॉस्फेयर में, किसी ऑब्जेक्ट से टकराया होगा, कोई मक्खी उड़ रही होगी, कोई चींटी टहल रही होगी, कोई पेड़ होगा, कोई मतलब कुछ भी होगा, उससे टकरा के वापस आएगा, और वो जब वापस आएगा बैट्स के पास तो उसी के मदद से वो एक इमेज बना लेते हैं कि सामने क्या है, कैसा है। काफ़ी हाईटेक सुनने में लग रहा है, और ये सोचिए आपके एक चमगादड़ होता है जिसका आप बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं, तो सोचिए इतना बढ़िया उसके अंदर मैकेनिज्म है इकोलोकेशन का। वो क्या है, अल्ट्रासोनिक साउंड को यूज़ करके वो जो अपना लोकेशन और जो प्रे है जिससे वो बचना चाहता है, जिसको मारना चाहता है, वहाँ सब के लिए क्या है, उसकी आंखें हैं एक तरीके से, समझिए यही अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। ठीक है, हम लगभग खत्म कर चुके हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। जो अल्ट्रासाउंड है उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशंस में आप ऐसा समझ सकते हो कि इसको आपका जो अल्ट्रासाउंड होता है, आपने सुना होगा जो किसी के पेट में या कोई दिक्कत है तो डॉक्टर रिकमेंड करता है जाओ अल्ट्रासाउंड करा दो, किसी के किडनी स्टोन या कुछ हो गया है तो भी बोलते हैं जाके अल्ट्रासाउंड करा। तो अल्ट्रासाउंड से एक्चुअल में
उन डिफिकल्ट ऑर्गन्स का इमेजिंग हो जाता है जो कि आप नॉर्मली बिना ऑपरेशन के नहीं देख सकते थे। तो उसको क्या है, आप एक चित्र उसका अल्ट्रासाउंड से मतलब रिसीव कर सकते हो। फिर किसी बड़ी बड़ी मेटल शीट्स में, किसी फैक्ट्री में या कहीं यहाँ पे मतलब कोई बड़े मेटल्स में आपको कुछ फॉल्ट ढूंढना है तो वहाँ भी आप अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हो। फिर किसी को मान लीजिए प्रेगनेंसी है और उसको अपने बच्चे की इमेजिंग करानी है तो वो भी अल्ट्रासाउंड से हो जाता है। और इसके अलावा बड़ी बड़ी शिप्स में एक डिवाइस लगाया जाता है जिसका नाम है सोनार। सोनार का फुल फॉर्म होता है सोनोग्राफिक नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये काम क्या करता है, ये वही ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग के प्रिंसिपल के काम करता है। जो बड़ी शिप्स हैं उनके नीचे ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा रहता है। ट्रांसमीटर क्या करता है, वहाँ से अल्ट्रासोनिक साउंड को भेजता है। एक बार वो जमीन से टकरा के जब वापस आती हैं तो वापस आने के बाद रिसीवर उनको रिसीव करके आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना के उसको मॉनिटर में बताता है कि कितनी मतलब दो ही चीज़ें नापता है। हमें अल्ट्रासोनिक साउंड की स्पीड पता है, हमें बस क्या लगा पता चला कि कितना टाइम लगा वहाँ नीचे से टकरा के वापस आने में। नीचे से टकरा के वापस आने में देखिए जितना टाइम लगा वो क्या है, एक बार डिस्टेंस नीचे तक गया और वापस आया तो मतलब ट्वाइस द डिस्टेंस है वो, उसी का हाफ कर लीजिए तो आपको क्या है, टाइम मिल गया, स्पीड मिल गया। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना है, डिस्टेंस बस फॉर्मूला डाल दीजिए स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितना गहरा समुद्र है या बीच में कोई आइसबर्ग वगैरह है कि नहीं, कोई सबमरीन है या कितनी दूर पे है, या फिर और पता करना है कुछ जैसे कि मान लीजिए कि कोई जहाज वगैरह डूब गई है वो कहाँ पे है, तो उसको खोजने के लिए भी ये चीज़ें जो है इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। और मतलब यहीं पे हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और बाकी इस तरीके की वीडियोस आपकी आती रहेंगी। काफ़ी टाइम लग गया मुझे अपने पिछले वीडियो के बाद से इस वीडियो तक में, तो हालांकि कुछ तबीयत ख़राब था और काफ़ी शादियों का टाइम चल रहा है तो मेरे कुछ काफ़ी अजीज़ दोस्तों की शादी भी थी, तो उसकी वजह से माफ़ी चाहता हूँ मैं आपको वीडियोस नहीं दे पाया। बट इधर जैसे जैसे अब आपका सेशन ख़त्म होने की तरफ जाएगा, आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आएंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि हम अपने चैनल पे आपको मैक्सिमम इतना कंटेंट दे पाएँ कि आप सिर्फ इसे ही देख के अच्छे नंबर से पास हो पाओ। हमारा कंटेंट जो है वो हम कोशिश करते हैं सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश यही रहती है कि आसानी से किसी को भी समझ में आ जाए। और जो भी आपको यहाँ से कुछ शिकायतें हैं या कुछ सुझाव हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।